हमने पिछली दो वीडियो में बेल्जियम और श्रीलंका की कथाओं को समझा। अब उन कथाओं को पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आया कि एक तरफ बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी की, जिससे कि वहां की एकता और अखंडता बच गई, लोगों में विवाद उत्पन्न नहीं हुए, खून खच्चर नहीं हुआ, गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हम श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका में उन्होंने एक समूह को पूरी तरीके से अनदेखा करा, उनको बेगानापन महसूस हुआ और 1980 के दशक में फिर धीरे धीरे पार्टियां बनी, तमिल ईलम सरकार बनी, फिर इसके बाद धीरे धीरे वहां पर गृह युद्ध हुआ और एक देश बड़े संकट में पड़ गया। तो अब हम ये समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो आपने देखा कि श्रीलंका और उससे समझ गए होंगे कि सत्ता की साझेदारी से क्या होता है कि देश की एकता सुनिश्चित रहती है, अखंडता सुनिश्चित रहती है और देश एक बड़े गृह युद्ध से बच जाता है। अब ये क्यों जरूरी है सत्ता की साझेदारी? अच्छा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इससे पहले हमें ये दो तर्क समझने चाहिए। एक तो होता है युक्तिपरक तर्क और एक होता है नैतिक तर्क। अब युक्तिपरक तर्क क्या है और नैतिक परक तर्क क्या है? युक्तिपरक तर्क जो होता है वो सत्ता का बंटवारा लाभ और हानि के आधार पर करता है, और जबकि नैतिक परक तर्क क्या होता है, ये नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है, यानी कि उसकी आत्मा पर आधारित होता है। आप एक एग्जाम्पल से पहले समझिए, ये समझने से पहले हम आपको एग्जाम्पल से पहले समझाते हैं। मान लीजिए आपके दो भाई हैं और आप उनमें युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क दोनों लगाना चाहते हैं। अब एक भाई ये सोच रहा है कि यार इसको हिस्सा दे देते हैं, फालतू में ये रोएगा डिफेगा, दूसरों से मेरी बदनामी करेगा, कोर्ट में मुकदमा चलेगा और मुकदमे में अगर मैं धोखाधड़ी में निकल आया तो मेरे को जेल भी जाना पड़ेगा। ये हो गया युक्तिपरक तर्क कि हिस्सा क्यों देना है, क्योंकि उसने लाभ और हानि का हिसाब लगा करके उसको हिस्सा दे रहा है। तो ये तो हो गया युक्तिपरक तर्क। अब दूसरा होता है नैतिक तर्क। अब नैतिक तर्क क्या होता है कि नहीं यार, अपन तो हिस्सा देंगे, ये हमारा सामाजिक मूल्य कहता है, ये मेरी अंतरात्मा कहती है और एक नैतिक नियम भी है कि भाई का हिस्सा हमेशा बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया नैतिकता। इसी प्रकार के हमारी सत्ता में होता है कि यदि सत्ता में हम ये सोचते हैं कि अच्छे परिणाम पर जोर देते हैं, यानी कि यदि हम सत्ता का बंटवारा कर देंगे तो हमारे देश में क्या नहीं होंगे, ना तो दंगे होंगे, ना ही देश का विघटन होगा, इससे सभी लोग खुशी रहेंगे। ये एक तर्क हो गया, यानी कि तर्क के आधार पर वो सत्ता का बंटवारा कर रहा है, जो कि बेल्जियम ने किया और ये अच्छे परिणाम पर जोर दिए। अब हो गया लाभ हानि देख। अब ये लाभ हानि देख रहा है कि लाभ हानि कैसे देख रहा है कि यदि हम सत्ता का बंटवारा नहीं करेंगे तो देश में खून खच्चर होगा, गृह युद्ध होगा, और गृह युद्ध होगा तो न केवल अल्पसंख्यक परेशान होंगे बल्कि बहुसंख्यक भी परेशान होंगे, और दूसरी बात पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी। तो ये उन्होंने लाभ हानि के रूप में उसको समझ लिया। अब ये होता है टकराव को रोकना और राजनीतिक स्थिरता। उन्होंने देखा कि यदि गृह युद्ध होगा तो राजनीतिक स्थिरता आएगी, जैसे अभी आपने देखा बांग्लादेश वो नेपाल में देखा राजनीतिक स्थिरता आ गई, वहां पे टकराव हो गया, यानी कि सत्ता की साझेदारी, उनको सत्ता की पावर शेयरिंग ही तो नहीं मिल पाई थी, इसीलिए तो नेपाल में इस तरह की चीजें हुई। तो जब हम लाभ हानि को देखते हैं तब हम बोलते हैं कि युक्तिपरक तर्क है। अब देखिए नैतिक मूल्यों को। अब आता है एक सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क। नैतिकता पर ये पूरी तरीके से नैतिकता पर जोर देता है। जैसे लोकतंत्र की भावना है कि हम जितने भी लोग देश में रह रहे हैं, सत्ता की साझेदारी हम सभी में हो, यानी कि हम सभी को लगे कि हमारी सत्ता है, क्योंकि हम सभी के लिए जब कानून बना रहे हैं तो हमें उन सबको उस कानून का हिस्सा भी होना चाहिए। तो ये एक नैतिक तर्क हो गया कि हमने इस तरह से लोकतांत्रिक भावना, मैंने यही जो बताई। और लोकतंत्र को सच्चा और जीवंत बनाना, क्योंकि लोकतंत्र का एक सिद्धांत है कि जब तक हर एक व्यक्ति अपने आप को सरकार से जुड़ा हुआ ना समझे तब तक वो असली लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक भी व्यक्ति को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। सभी लोग आपस में मिलकर के काम करेंगे, सभी लोगों को लगेगा कि हमारी सरकार है, सभी लोग उसमें नीति निर्माताओं में हिस्सा लेंगे, सभी लोगों को किसी न किसी तरीके से उसमें भागीदारी होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संदर्भ में एक युक्तिपरक तर्क और एक नैतिक तर्क का एक उदाहरण प्रस्तुत करें। तो आप समझ गए कि युक्तिपरक क्या तर्क होता है और नैतिक परक तर्क क्या होता है। अब हम अगली वीडियो में ये समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी के स्वरूप क्या है, यानी कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के स्वरूप क्या है। तो आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के स्वरूप को समझाइए।
तो यहां हम सत्ता की साझेदारी के 4 स्वरूपों की वर्णन करेंगे। पहला क्या है, पहले तो हम देखते हैं कि पहला है क्या। पहला है सत्ता का क्षैतिज वितरण। कौन सा वितरण? सत्ता का क्षैतिज वितरण। देखो, सत्ता का क्षैतिज वितरण में क्या होता है कि इसमें ना, सत्ता की क्षैतिज वितरण में ना 3 अंग होते हैं। पहला एक कौन सा होता है? विधायिका, और दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा जो होता है वो होता है न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका। ये जो तीनों शक्तियां होती हैं, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने राजा हैं। यानी कि विधायिका अपने आप में राजा है, कार्यपालिका भी अपने आप में राजा है, और न्यायपालिका भी अपने आप में राजा है। लेकिन कोई भी अंग सरकार का अपनी शक्तियों का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, यानी कि अपने अपने क्षेत्र में रह करके काम कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या कहलाता है कि जहां पर सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में रह करके कार्य करते हैं और उनकी सभी की शक्तियां क्या होती हैं? समान होती हैं। इस प्रकार के बंटवारे को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तो अब विधायिका क्या होती है? यानी कि विधायिका यानी कि जो विधेयक यानी कि कानून का निर्माण करता है उसको विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका क्या कहती है? जो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कानून का पालन करवाती है या फिर कानूनों का मुख्य रूप से उसको एग्जीक्यूट करती है, उनको कार्यपालिका कहते हैं। न्यायपालिका क्या कहलाती है कि न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, फिर अधीनस्थ न्यायालय हो गए, ये सब क्या करते हैं कि हमारे द्वारा जो हम कानून बनाते हैं उनकी देखरेख करती है और उनको ये देखती है कि कोई भी कानून ऐसा तो नहीं है जो असंवैधानिक हो गया हो, और जब असंवैधानिक हो जाता है तो इसको क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट या तो सुधार करने की अपील करता है या फिर उस कानून को निरस्त कर देता है। तो ये तीनों अंग जो होते हैं एक ही लेवल पर होते हैं, शक्तियां सेम होती हैं, लेकिन कोई भी इसी प्रकार का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। यानी कि यदि कार्यपालिका करेगी तो संसद उस पर अंकुश लगा देगी, और यदि विधायिका कोई करेगी तो उस पर न्यायपालिका अंकुश लगा देगा। यानी कि सरकार के तीनों अंग जो है एक ही लेवल पर रह करके अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं कि सत्ता का क्षैतिज वितरण। अब हम समझते हैं दूसरा, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। दूसरा क्या है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अच्छा, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण ये है कि जहां पर जब कोई भी देश होता है तो उसमें ना एक केंद्र के लिए केंद्रीय सरकार होती है और राज्य के लिए जो होती है वो राज्य की सरकार होती है। यानी कि एक ऊर्ध्वाधर यानी कि एक क्रम में आ रहा है। केंद्र पूरे देश के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य के लिए स्टेट गवर्नमेंट यानी कि पूरी राज्य सरकार हो गई, और यहां तक कि भारत के संदर्भ में तो देखेंगे तो गांवों के लिए, स्थानीय शहरों के लिए मतलब शहरी निकाय चुनाव होते हैं, यानी कि शहरी निकाय सरकार होती है। इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी कि केंद्र के लिए क्या होता है? केंद्रीय सरकार, और राज्यों के लिए क्या होती है? राज्य सरकार, और नीचे स्थानीय सरकार, स्थानीय स्तर की सरकार। अब आप ये देखिए, ये जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है इनमें तीनों के क्रम है, यानी कि ये ऊपर, फिर ये इसके नीचे, फिर ये इसके नीचे। लेकिन जब हमने सत्ता का क्षैतिज वितरण पढ़ा था तो उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, यानी कि तीनों सेम प्लेइंग फील्ड पे है, यानी कि तीनों सेम है, लेकिन उनकी शक्तियां भी बराबर है, लेकिन अपनी अपनी सीमाओं में रहकर। लेकिन यहाँ पर इनकी शक्तियां बराबर नहीं, केंद्र सरकार का पावर अलग है, राज्य सरकार का पावर अलग है, और स्थानीय स्तर की सरकार का पावर अलग है। तो यानी कि हम क्षैतिज वितरण किसको, वो ऊर्ध्वाधर वितरण किसको कहते हैं कि जब किसी देश में केंद्र की सरकार के लिए यानी कि पूरे राज्य के लिए कोई अलग सरकार, केंद्र सरकार होती है, तथा विभिन्न राज्यों के लिए राज्य की सरकार होती है।
इस प्रकार के सत्ता के वितरण को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। इसमें कम से कम दो वितरण तो अवश्य होते हैं, केंद्र के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य के लिए राज्य स्तर की सरकार। अब हम तीसरे प्रकार की बंटवारे की यानी कि तीसरे प्रकार के वितरण की बात करते हैं, वो है विभिन्न सामाजिक समूह। वो क्या है, विभिन्न सामाजिक समूह। अब देखो विभिन्न सामाजिक समूह क्या है, जब सत्ता का वितरण हम विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषा हो या फिर धार्मिक हो, इनके आधार पर उनके साथ हम सत्ता का वितरण कर देते हैं, हम उस स्थिति को बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण। जैसे आप देख लीजिए, आपने बेल्जियम में देखा कि बेल्जियम में जर्मन के लोगों के लिए एक अलग से सरकार बनाई गई जिसको हमने बोला था सामुदायिक सरकार। क्या बोला था, सामुदायिक सरकार। यानी कि जर्मन के जितने जर्मन भाषी लोग थे वहां उनके लिए एक अलग सरकार का गठन करा गया जिसको हमने बोला था सामुदायिक सरकार। इसी प्रकार के किसी प्रकार का धर्म हो उसको अलग प्रकार से कानून बना, अलग प्रकार से सत्ता में साझेदारी दे दी जाए, विभिन्न प्रकार की भाषाई समुदाय हो उनको अलग प्रकार से दे दिया जाए कि आप सत्ता में इस तरह से साझेदारी कर सकते हैं। तो ये तीसरा रूप है और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण। और जो चौथा रूप है वो है प्रैक्टिकली है और वो तो आप देख भी सकते हो उसको। जो चौथा है वो है राजनीतिक दल, राजनीतिक दल और दबाव समूह। क्या है, दबाव। चौथा जो बांटा जाता है वो बांटा जाता है राजनीतिक दल और दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। अब राजनीतिक दल को किस प्रकार से आप समझिए, इसको आप गठबंधन की सरकार से समझ लीजिए। जैसे देखिए सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दलों में कैसे बांटा जाता है, जब दो या दो से अधिक पार्टियां आपस में लड़ गई। जैसे अभी देखना आप अपना जो एनडीए की सरकार है यानी कि जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ बिहार की पार्टी जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है वो आपस में दोनों ने गठबंधन करके लड़ा और दोनों में से जीत गए और दोनों ने सत्ता, इनके कुछ मंत्री हो जाएंगे उनके कुछ मंत्री हो जाएंगे और सत्ता का आपस में इन्होंने क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया। यानी कि गठबंधन जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती हैं तो उनके कुछ आपसी हित होते हैं और उन दोनों में से सत्ता का क्या कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। तो राजनीतिक दल यानी कि गठबंधन की सरकार हो गई, इस तरह से भी सत्ता का बंटवारा करते हैं। और दूसरा क्या है, दबाव समूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबको लगता है ना कि दबाव समूह कुछ नहीं होते। दबाव समूह क्या होते हैं कि भले वो चुनाव में डायरेक्ट भाग नहीं लेते लेकिन वो पीछे से ना सरकार पर प्रेशर लगाते हैं, सरकार पर प्रेशर डालते हैं और जाकर के चुनाव में तो हिस्सा डायरेक्ट नहीं लेते हैं लेकिन वो नीति निर्माण में हिस्सा जरूर लेते हैं। जैसे आपने एबीवीपी का नाम सुना होगा, एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद है ये भले ही चुनाव नहीं लड़ता लेकिन सरकार की नीतियों में दबाव डालता है। जैसे आपने फिक्की का नाम सुना होगा तो फिक्की भी डालता है। जैसे आपने भारतीय किसान यूनियन का नाम सुना हो तो किसान भी इस तरह से दबाव डालते हैं। तो ये डायरेक्ट तो चुनाव में नहीं लड़ते हैं लेकिन इनके नीति निर्माण में इनका हिस्सा होता है, इनके बाकायदा जो लाभ होते हैं इनके हित छुपे होते हैं तो ये भी सत्ता में एक प्रकार से शामिल हो जाते हैं। तो आपने ना सत्ता के बंटवारे के चार स्वरूप को देखा। चार स्वरूप कौन कौन से थे, पहला जो था वो था क्षैतिज वितरण। क्या था, क्षैतिज वितरण। क्या था, क्षैतिज वितरण। इसको संतुलन और बैलेंस यानी कि संतुलन का भी बोलते हैं। दूसरा हमने एक और देखा था जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। फिर हमने एक देखा था समूहों के बीच, यानी किसके बीच, समूहों के बीच। इनका पूरा नाम मैंने पहले लिख दिया था। चौथा आप देखिए जो था राजनीतिक दल, और दबाव समूह,
दबाव समूह। तो इस तरह से ये पूरा लेसन खत्म हो गया। तो आप पूरे लेसन को रिवाइव यदि हम करें तो ये जो सत्ता की साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी का मूल मतलब क्या है कि सत्ता में जितने भी हमारे देश में नागरिक रह रहे हैं उन सबको साझेदारी हो, उन सबको लगे कि हमारी सरकार है और हमारे उनकी जो विचार है या फिर उनके जो हित हैं उन सब के हित हमारी सरकार से जुड़े रहे। इसके बाद हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल लिया था कि बेल्जियम में किस तरह से उन्होंने सत्ता की साझेदारी करके अपने देश को विघटन से बचा लिया। दूसरी तरफ हमने श्रीलंका को देखा जिसने गृह युद्ध की स्थिति ला दी और वहां पर गृह युद्ध हुआ जो जाकर के 2009 में बंद हुआ। फिर हमने ये देखा था कि युक्ति परक तर्क क्या होते हैं और नैतिक परक तर्क क्या होते हैं। फिर लास्ट का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें ये पूछा गया है कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के स्वरूप बताइए। तो सत्ता की साझेदारी के मुख्य रूप से 4 स्वरूप है। पहला स्वरूप क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। दूसरा क्या है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। तीसरा क्या है, तो यह है दबाव समूहों के बीच वितरण। और चौथा क्या है, राजनीतिक दल और दबाव समूहों के बीच वितरण। और जो तीसरे नंबर का है उसमें तीसरे नंबर का क्या है, समूहों के विभिन्न प्रकार के समूहों के बीच सत्ता का वितरण। तो ये एक पूरा पार्ट है। अब हम अगले वाली वीडियो में हम यहाँ के शॉर्ट क्वेश्चन या फिर बहुविकल्पी क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड में उपलब्ध हो पाएंगे हम वो करवाएंगे।